हे हेलो एवरीवन। हमारा सेक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस चैप्टर में मैं एक बुक से कंसल्ट करूँगी एंड आई गो थ्रू दैट बुक। फिर उसके बाद आई मेक यू अंडरस्टैंड एंड ऑफ कोर्स ये जो चैप्टर है हमारी ये कहीं ना कहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। हमें नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये बुक मैंने अपने क्लास 12 में भी यूज़ करी थी। ये आईएससी की बुक है और ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रही है और इसके जो वर्ड्स हैं वो भी बहुत सिंपल हैं। ये ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आप देख रहे होगे मैंने मार्क करा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज लोकल गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ डायरेक्ट एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल of a local area into the administration of local affairs for the satisfaction of local needs with the help of local resources and through organized local efforts। लोकल गवर्नमेंट जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसे हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं और एक सिस्टम है जिसमें लोग डायरेक्टली अपने और एक्टिव तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं और लोकली और एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं लोकल अफेयर्स के थ्रू। और वो कोशिश करते हैं हर वो चीज़ों को प्रोवाइड करने की जो वहाँ के लोगों को ज़रूरत होती है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक लोकेलिटी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम्स के लिए हम बार बार कोर्ट नहीं जा सकते। वी कांट रन टू द सिटीज़ फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न और इशू। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमने जो चुनी है जिस गवर्नमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमारी डिमांड, वही हमारी डिमांड पूरी करेगी। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ होती है उससे ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट is always a means for providing political education and training to the people without which they cannot become well functioning and active participants in the democratic system। कहीं ना कहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक मीन्स है जो प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल एजुकेशन ट्रेनिंग उन लोगों को जो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, अपना एक्टिव पार्टिसिपेंट कर सकते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। और कहीं ना कहीं ये पार्टिसिपेशन की वजह से ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत अच्छे से निखर कर आती है और ये बहुत ही यूज़फुल अपॉर्चुनिटी होती है लोगों के लिए भी बहुत कुछ नया सीखने के लिए। और इस पर्टिकुलर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जवाहरलाल नेहरू ने डिफाइन किया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मस्ट बी द बेसिस ऑफ एनी ट्रू सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव गॉट rather into the habit of thinking of democracy at the top and not so much below। Democracy at the top will not be a success unless it is built on the foundation from below। उनका ये कहना था डेफिनेशन के अनुसार कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत ही एक सच्ची तरीके है डेमोक्रेसी की। और ये तभी डेमोक्रेसी हम बोल सकते हैं एक स्टेट को अगर वो नीचे से जाए, ना कि सिर्फ ऊपर से। ऊपर से कहने का मतलब कि सिटी में सब कुछ सही चल रहा है बट एट दैट बिलो लेवल जहाँ पे गांव है वहाँ पे कुछ है ही नहीं, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, तो फिर वो कभी भी एक स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट बन ही नहीं सकती। बिकॉज कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी सही मायने में तभी होती है जब वो नीचे से स्टार्ट होती है, यानी फ्रॉम द डाउन लेवल बिलो लेवल, ना कि वो ऊपर से आती है। जवाहरलाल नेहरू का ये कहना था। हम नेक्स्ट देखेंगे तो इंडिया को मेंटेन करने के लिए लोकल गवर्नमेंट जो थी पार्ट में डिवाइड हुई, एक अर्बन एक रूरल यानी कि गांव के लेवल में और अर्बन यानी कि सिटीज़ के लेवल में। रूरल लेवल के जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं उन्हें हम पंचायती राज के भी नाम से कहते हैं। और ये जो पंचायती राज है उसके 3 टायर सिस्टम होते हैं। उसके पहले पंचायती राज जो थी वो कैसे बिल्डअप हुई, क्या क्या हुआ, वो हम पढ़ेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। तो सबसे पहले इंडिया में जब पंचायती राज बनी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया केम एज अ revolutionary step in the direction of democratic decentralization and rural development। The launching of Community Development Program on 2nd October 1952 set the stage for the organization of पंचायती राज। पंचायती राज की ऑर्गेनाइजेशन जब आई तो वो कहीं ना कहीं
एक स्टेट को डिसेंट्रलाइज कर रही थी, डेमोक्रेटिक स्टेट को डिसेंट्रलाइज कर रही थी, पावर डिवाइड कर रही थी रूरल में भी। और कहीं ना कहीं इसके जो प्रोग्राम हुए थे, लॉन्चिंग एक कम्युनिटी प्रोग्राम रखी गई थी 2 अक्टूबर में 1952 में, जिसने कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करा था। ऑन 2 अक्टूबर 1953 द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस वॉज लॉन्च्ड, और फिर 1953 में एक नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को लॉन्च किया गया था। बहुत सारे इनिशिएटेड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स किए गए थे इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए, रूरल पीपल इन द टास्क ऑफ रूरल डेवलपमेंट। However, the inadequate success suggested by this program during the 5-year plan period necessitated the need to review their working. This task was assigned to the बलवंत राज मेहता। चीज़ें हो रही थी, तो ये सब कुछ 5 ईयर का एक प्लान बना गया था, जिसे कि काम करने के लिए दिया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी को। और उन्हें ये टास्क दिया गया था कि आप 5 ईयर कुछ प्लान बनाओ, और फिर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमें बताना। In October 1957, this committee submitted its report and suggested the organization of the Panchayati Raj system. It was to act both as an instrument of rural local self-government as well as community development. The committee recommended the creation of a 3-tier structure. फिर जब बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1957 अक्टूबर में, तो उन्होंने सजेस्ट करा कि ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है रूरल में, वो सिर्फ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी डेवलपमेंट है, क्योंकि वो वहाँ के कम्युनिटी को डेवलप करने में हेल्प करेगी। तो इसीलिए उन्होंने इसके साथ साथ ये भी रिकमेंड करा कि यहाँ पे 3-टायर सिस्टम होनी चाहिए। कैसी? तो पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। उन्होंने बताया कि बहुत ज़रूरी है कि 3 टाइप के स्ट्रक्चर बनाए जाए। विलेज लेवल में पंचायत को रखा जाए, पंचायत समिति को ब्लॉक लेवल पे, और जिला को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि वो हर तरीके से अपने जो उनके अनुसार ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी जो फुलफिलमेंट है उनके पर्टिकुलर एरिया के लिए, वो अपना पूरा कर सके। बिकॉज हर जगह की नीड सेम नहीं हो सकती हैं। अगर विलेज में क्या पता लाइट की ज़रूरत है, और डिस्ट्रिक्ट में भी लाइट की ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में भी दे नीड प्रॉपर वाईफाई समथिंग, तो हर जगह की नीड्स अलग अलग होती है। तो उन्होंने कहा कि 3 तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने चाहिए। थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द रूरल गवर्नमेंट, द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी वे एक्सेप्टेड बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन 1958, and the central government called upon the states to implement these recommendations in their respective areas through appropriate legal enactments. फिर जब बलवंत राय मेहता कमेटी से रिकमेंडेशन आई, तो उसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक्सेप्ट किया 1958 में, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को बुलाया और ये सारी रिकमेंडेशन दी कि आपको ऐसे ये सब करना चाहिए। और फिर फाइनली 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान केम टू बी द फर्स्ट स्टेट ऑफ द यूनियन टू प्रोवाइड फॉर पंचायती राज। और सबसे पहला स्टेट जो था वो थी राजस्थान, जिन्होंने पंचायती राज को स्टार्ट किया 1959 में 2 अक्टूबर। आंध्र प्रदेश, फिर असम, मद्रास, महाराष्ट्र, इस तरह फिर धीरे धीरे हर एक स्टेट में अपनी पंचायती राज स्टार्ट हो गई। उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड एट्सेट्रा। फिर धीरे धीरे जब सब जगह पंचायती राज ऑर्गेनाइज की गई, तब फाइनली पंचायत एक्ट 1952 एंड द पंजाब पंचायत समितिज़ एंड जिला परिषद एक्ट 1961। इसी तरह फिर धीरे धीरे अदर स्टेट्स में भी पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर होल इंडिया में रूरल और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायती राज सिस्टम के नाम पे आ चुका था, और फिर ये ऑपरेशन कंटिन्यू होता रहा। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज का ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्ट्रक्चर है वो हम अब डिस्कस करेंगे। जो कि ये 3-टायर सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं पंचायत है, पंचायत विलेज लेवल पे, जो कि एक्ट कर रहा है एक डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी की तरह, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो with the task of securing local needs and civic amenities for the people living in the village.
सो पंचायत में जनरली क्या होता है, वहाँ पे लोग खुद डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं उन लोगों को जो कि उनके लोकल नीड्स जो होते हैं, जो भी उनकी छोटी मोटी ज़रूरत होती है और जो भी उनके उधर इश्यूज़ होता है उन्हें वो ठीक कर सके। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोकल में ही लोग होंगे उन्हें ही पता होगा। अब वो एक सिटी में बैठा बैठा कोई इंसान नहीं बता सकता है कि वहाँ पे विलेज में क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो कहीं ना कहीं विलेज में जो पर्टिकुलर एक इंसान है लोकलिटी में जाता है वही उसे सॉल्व कर सकता है। सो वहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड लोकल ही ऑर्गेनाइजेशन रहती है। पंचायत समिति at the block level, acting at the intermediate level as the main agency for handling the community development programs designed for securing the development of rural areas. It is constituted by representatives of the panchayat areas which fall within a block and some ex-office members. It has its disposal a term of trained officials headed by the block development and panchayat officer, that is also known as BDPO. So, Jila Parishad at the district level forms the third tier of the Panchayati Raj. It performs in most of the states a coordinate role. It coordinates the working of Panchayat Samitis working within our district. So, जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहती है वो थर्ड टायर है पंचायती राज की। और ये जो है ये परफॉर्म करती है अपने काम तो स्टेट्स में करती है और इसके जो सारे काम जो भी होते हैं वो पंचायत समिति इसके अंदर के ही होते हैं। और वर्किंग ऑफ पंचायती राज ड्यूरिंग 1954 टू 1992, जनरली ये पंचायती राज को सेटल होने में 1954 टू 1992 का वक्त लग चुका था और 1992 में ही 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था। सो इससे पहले मैं बता दूं जो कि इससे पहले मैं बता दूं बलवंत राय मेहता की कमेटी जो थी 1957 की, उसके बाद एक अशोक मेहता कमेटी भी हुई थी जो कि थी 1977 में, जब उन्होंने बोला था कि 3 टायर से 2 टायर कर देते हैं। पर फिर देखा गया कि डिक्लाइन पीरियड आया तो उसके बाद फिर एक GVK राव कमेटी आई थी 1985 में और जिसे रिवाइवल भी कहते हैं। फिर उसके बाद फिर LM सिंघवी की कमेटी आई थी और 1986 में और फिर फाइनली इन सब के बाद 1992 में फाइनली पंचायती राज सिस्टम बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, 73rd अमेंडमेंट एक्ट आई। सो ये कहीं ना कहीं एक एवोल्यूशन टाइम था पंचायती राज को एक बहुत अच्छे तरीके से सेटल करने का। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 1954 टू 1992 दैट वाज द टाइम पीरियड जब पंचायती राज को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा हर जगह से और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए थे उसे अपना एक अच्छा फंक्शनिंग होने के लिए। इट वॉज इन 1959 द पंचायती राज एज मॉडल्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ BR मेहता कमेटी वॉज इंट्रोड्यूस इन राजस्थान। जैसे कि मैंने बताया BR कमेटी ने यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया था राजस्थान में 1968 में। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में ये आ चुकी थी जो कि ईच स्टेट इट्स ओन एक्ट फॉर इफेक्टिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन दे केम टू बी डिफरेंट फीचर्स ऑफ पंचायती राज इंट्रोड्यूस बाय देम, जो कि हर एक स्टेट के अपने अपने पंचायती राज थे तो उनके डिफरेंट फीचर्स थे अपने अपने पंचायती राज में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जो कि कहीं ना कहीं वो उसी रिकमेंडेशन से बने थे जो कि BR मेहता कमेटी ने कहा था। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अडॉप्टेड 3 टायर सिस्टम बट विदिन which some like Maharashtra decided to assign development functions to the जिला परिषद and not to the पंचायत समिति। फिर वहीं पे कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स जिन्होंने जिला परिषद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया रादर पंचायत समिति को। तो कुछ स्टेट थे जैसे पंजाब, उसने अपने फिर लेटर उन्होंने क्या किया, फिर रिकमेंडेशन ऑफ BR मेहता कमेटी के बात सुन के उन्होंने फिर उस तरह रिस्पॉन्ड किया। और फिर फाइनली ओडिशा में डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1969 इन प्लेस ऑफ जिला परिषद। फिर ओडिशा में क्या हुआ 1969 में, वहाँ पे जिला परिषद नहीं स्टार्ट हुआ, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी काउंसिल इस्टेब्लिश हुआ। फिर ऑल स्टेट्स ऑफ द यूनियन एक्सेप्टेड द इम्पोर्टेंस एंड पोटेंशियल ऑफ पंचायती राज एज अ मैकेनिज्म फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर फाइनली बहुत
मुश्किलों के बाद वहाँ के जितने भी स्टेट्स थे यूनियन सब ने फिर डिसाइड किया और फिर रियलाइज़ किया कि कितनी इम्पॉर्टेंट है पंचायती राज, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक फॉर्म को बताती है। वो ये भी बताती है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है पावर को डिवाइड करना, डिसेंट्रलाइज करना। सो फाइनली 1959 से 92 तक पंचायती राज वर्क सक्सेसफुली इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। फिर फाइनली 92 तक उसने बहुत प्रयासों के बाद सक्सेसफुली अपनी ऑब्जेक्टिव्स को पाया। और इन सम रिस्पेक्ट्स हाउएवर its working also brought our several shortcomings which prevented it from becoming fully successful। और कहीं ना कहीं अभी भी कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से सक्सेसफुल नहीं कह सकते हैं। इट वर्चुअली फेल टू प्रोड्यूस अ क्वालिटिव चेंज इन रूरल इंडिया। कहीं ना कहीं ये अभी भी बहुत एक फेलियर की तरह काम कर रही है और इंडिया में क्वालिटेटिव चेंज नहीं ला पा रही है। विलेज ऑफ इंडिया डेवलप्ड बट नॉट एज एक्सपेक्टेड। इंडिया की विलेजेस डेवलप हुई है पर इस तरह से नहीं, अभी तक नहीं हुई है जैसा एक्सपेक्ट किया जाता था। लिविंग स्टैंडर्ड्स इन द रूरल एरियाज इम्प्रूव बट ओनली पार्शियली एंड दैट टू ओनली इन सम एरियाज। और इसी के साथ साथ देखा गया कि विलेज में लोगों का रहने का तरीका बदला है बट हर जगह नहीं, कुछ कुछ एरिया में, नॉट एवरीवेयर। अभी भी बहुत ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम हो रही है, लाइट्स की प्रॉब्लम हो रही है अच्छे से, वहाँ पे अभी भी पंचायती राज सिस्टम काम नहीं कर पा रही है। Inability of the Panchayati Raj to deliver the desired goods was largely due to the presence of several hindrances in its way. Besides some structure weakness, socio-economic limitations adversely affected its operation. Undesirable politicians, unhealthy partisan politics, and factionalism combined with the prevailing poverty, ignorance, illiteracy। और कहीं सबके वजह से पंचायती राज जो थी वो अपने डिज़ायर्ड जो गोल्स थे, उन वो जो चाहते थे करना, वो कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे थे। बिकॉज कहीं ना कहीं जब भी वो कुछ कर रहे थे तो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे वो आइदर जो भी पैसे आते थे वो ले लेते थे, मीन्स करप्शंस होते थे। फिर कुछ इलिटरेट लोग थे जो कि ये होने नहीं दे रहे थे। फिर पॉवर्टी और कहीं ना कहीं लोगों का इग्नोरेंस कि नहीं हमें नहीं चाहिए, नहीं हमें ये नहीं करना है। सो समवेयर इन सब के वजह से देखा गया कि पंचायती राज में बहुत ज़्यादा इशू हुई थी और कहीं ना कहीं इन सारी वजहों से भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने गए। फिर लैक ऑफ फंड्स, सब सुपर सेंडिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट, एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, control, lack of resources, groupism together became responsible for the inadequate success that came to characterize the working of पंचायती राज। और कहीं ना कहीं इन सब के वजह से फिर टाइम पे फंड नहीं रहते थे, फिर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, फिर कंट्रोल और कहीं ना कहीं ग्रुपिज़म होने लगा, फिर रिसोर्सेज का नहीं रहना। और इन सब की वजह से पंचायती राज को की वर्किंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई। और जो डिफेक्ट्स देखे गए पंचायती राज के वर्किंग में 1954 से 1992 के बीच में, अभी हम उसे थोड़े डिस्कस करेंगे एज लाइक पॉइंट वाइज। इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस वाज समथिंग बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज इंडिया में हमें पता है बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी पढ़े नहीं हैं। सो कहीं ना कहीं जो वाइड स्प्रेड इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस अमंग द रूरल पीपल रिमेन्ड अ मेजर हिंड्रेंस इन द वे ऑफ द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ पंचायती राज। It prevented the people from becoming an active and willing partners in the system। और जैसे कि पंचायती राज मैंने कहा था रूरल लेवल से स्टार्ट हुआ था। सो कहीं ना कहीं रूरल में क्या देखा जाता है, विलेज में हर लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। सो कहीं ना कहीं उनकी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस देखी गई थी, वो जिसके वजह से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था और लोग वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और ना ही वहाँ पे जो लोग थे जो कि ये करना चाहते थे, जिस वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। इन एक्सपीरियंस रिप्रेजेंटेटिव्स, the inability of the representatives elected by the rural development to comprehend fully the programs and policies of the Panchayati Raj and the apathy towards their duties as representatives of the people together made the working of
इंस्टीट्यूशन इनएफिशिएंट, इनएक्सपीरियंस रिप्रेजेंटेटिव्स, कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग थे उन्हें नहीं समझ आया कि किसे इलेक्ट करें, और समवेयर उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को इलेक्ट किया जो कि इनएक्सपीरियंस थे, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया जा रहा था वो इनएफिशिएंट थी, वहाँ पे कुछ भी प्रोग्रेस नहीं देखा गया। ग्रुपिज्म एंड फैशनलिज्म अमंग द रूरल पीपल, socio-economic backwardness of rural India combined with groupism and factionalism do adversely affect the working of Panchayati Raj. The power struggle resulting from the efforts aimed at capturing seats in Panchayati Raj institution as status symbol led to further groupism and factionalism. कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रूरल में अगर कुछ भी दिक्कत होगी विलेज में, तो वहाँ पे जो विलेज के लोग होंगे वही जान पाएंगे, तो वहाँ के जो लोग हैं वही खुद उन्हें चुनते हैं, उन पर्टिकुलर लोगों को जो कि ये सब ठीक करेंगे। तो समवेयर वहाँ के लोग आपस में ग्रुपिज्म करने लगे, बात करने लगे कि ना मैं बनता हूँ, मुझे बनना है, सो इफ़ आई गेट द पावर आई हैव इट। सो कहीं ना कहीं इन सब की वजह से, और फिर किसी की बैकवर्डनेस, यानी कि कोई किसी का इनकम उतना अच्छा नहीं था, वो इकोनॉमिकल लेवल पे बैकवर्ड थे, तो कहीं ना कहीं ये सारे रीज़न के वजह से एक ग्रुपिज्म होने लगा, फैशनलिज्म होने लगा, और लोगों को के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस आ चुकी थी, जिसकी वजह से भी पंचायती राज सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, rural poverty, illiteracy, and ignorance were together responsible for a low level of political awareness among the people of rural areas. This prevented the adoption of Panchayati Raj as a system of self-government and self-development. ना कहीं वहाँ के लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि पॉलिटिकली लेवल पे कैसे क्या होता है नहीं होता है, जिसकी वजह से रूरल जो पॉवर्टी तो थी, इलिटरेसी तो थी और लोगों की इग्नोरेंस, इन सब के साथ मिल के वहाँ के लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस भी नहीं थी, जिसके वजह से पंचायती राज रूरल लेवल पे नहीं अच्छे से डेवलप कर पा रही थी। और वहाँ लैक ऑफ फंड्स फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वेर allocated limited source of income. This were expected to perform a large number of civic and development functions. However, shortage of funds always hampered their efforts. So, shortage of funds kept this dependent upon government grants and aid. This dependence cancelled the people to regard Panchayati Raj as a government program, and they failed to accept it as a system of self-government. So, कहीं ना कहीं lack of funds. अब कुछ भी चीज़ बिल्ड होगी तो ऑफ कोर्स फंड्स चाहिए होंगे, क्योंकि जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम पैसे से उससे सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ इट्स लाइट तो पैसे दे के हम फिर खंबा लगाएंगे, इफ़ इट्स सड़कें तो सड़कें भी हम पैसे से ही बनाएंगे, सीमेंट खरीद कर। सो कहीं ना कहीं लैक ऑफ फंड्स की अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई थी। सब कुछ लिमिटेड था, इनकम भी उन्हें ज़्यादा नहीं मिल रही थी, और ना ही उन्हें सोर्स प्रोवाइड किए जा रहे थे। स्मॉल साइज ऑफ द ब्लॉक एरिया इन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट development plans and program was largely vested with the panchayat samiti which worked at the block or taluk tehsil level. Each block was a small area and its panchayat samiti often found the task of formulative development plans difficult and formulative, for such blocks were too small to serve the needs of economic planning and development. That's why in some states like Maharashtra कहीं देखा गया कि जो कि ब्लॉक एरिया थी बहुत छोटे साइज़ में थे, तो जिसकी वजह से पंचायत समिति जो कि वर्क कर रही थी ब्लॉक के लिए या तहसील लेवल पे, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कुछ भी प्लानिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि जो भी वो कुछ प्लान कर रहे थे वो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्लानिंग के लिए वो बहुत ही छोटी थी और कि उनके पर्पस को सर्व करे। इन इफेक्टिवनेस ऑफ ग्राम सभा विच वॉज डिजाइंड एज विलेज असेंबली ऑफ ऑल द एडल्ट people inhabiting a particular panchayat area failed to become really operative. It existed only on paper, so did not come forward to undertake the stipulated task of maintaining supervision and control over the panchayat. कहीं ना कहीं ग्राम सभा ने भी
अपने पैर पीछे कर लिए थे। उन्हें जब विलेज असेंबली में बड़े लोगों को मिलकर बनाया गया था, एडल्ट पीपल से, पंचायत एरिया, तो उन्होंने भी काम अच्छे से नहीं परफॉर्म किया, सिर्फ पेपर के ही वर्क वो करके रह गए। उन्होंने कभी भी एक्चुअल ग्राउंड में आकर उस तरह काम नहीं दिखाया, ना ही सुपरवाइज करा और मेंटेन करा वो सारी चीज़ों को, जिसके वजह से पंचायत राज कभी काम ही नहीं कर पाई। पार्टी पॉलिटिक्स, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन थिंग। आप कहीं पे भी जाओ, वेदर इट्स रूरल लेवल, लोकल लेवल, और आई मीन रूरल और अर्बन, एनीथिंग, हर जगह पार्टी पॉलिटिक्स होती है। सो द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पंचायती राज elections remained negative and harmful. It had acted as a source of factionalism and groupism. Party politics was responsible for dividing the village community along political lines. Of course, जैसे कि मैंने कहा था कि पार्टी पॉलिटिक्स, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास पावर आएगी तो ऑफकोर्स आप चाहोगे वो पावर मेरे पास आए, दूसरा इंसान सोचेगा वो पावर मेरे पास आए, तो जिसके वजह से वहाँ के लोग विलेज में डिवाइड हो चुके थे एक कम्युनिटी में, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं इस वजह से कि मुझे पावर चाहिए, मुझे पावर चाहिए, और इन सब के वजह से किसी भी पावर नहीं मिली अच्छे से, और ना ही कोई एक इंसान को उन्होंने चुना जो कि पंचायती राज को अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके या फिर फंक्शनिंग कर सके। बेनिफिट्स मोस्टली टू वन क्लास, ऑब्वियसली, जैसे कि हमें पता है कि जनरली अगर मार्केट में कुछ लग्जरियस चीज़ आए, लाइक समथिंग वेरी कॉस्टली, ऑफ कोर्स वो जो बहुत कॉस्टली चीज़ होगी, नॉट एवरी वन कैन परचेज इट, राइट। इट्स आइदर फॉर द हाई इकोनॉमिक क्लास, इट्स फॉर दोज क्लास जिसके पास मनी है थोड़ा, नॉट दोज, आई मीन दोज रिक्शा पुलर टाइप्स, या फिर जिनकी सैलरी जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। सो कहीं ना कहीं ये एक फैक्ट हमेशा हमारे इर्द गिर्द घूमेगा, बिकॉज समटाइम्स कुछ चीज़ें वी टू नो कि ये हमारे लिए नहीं होता है, वी कांट हैव इट, क्योंकि वी टू थिंक, हम ये कह देते हैं कि यार इसमें पैसे इतने खर्चे कौन करें, बट द थिंग इज़ समटाइम्स जो लोग करते हैं वो दे डू, बट या कि कुछ चीज़ें एक पर्टिकुलरली क्लास के लिए निकाली जाती हैं, और वो लोग जो निकालते हैं ये सोच के कि मुझे और फ़ायदा होगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये सारी चीज़ें वही लोग ले सकते हैं जिनके पास बहुत सारा इकोनॉमी, बहुत सारा पैसा है। So the objective was securing the involvement of all the people of rural areas in the process of securing development through community efforts was put into practice, but benefited only the rich landlords and the upper classes of the rural people. The rich landlords dominated the elections of the panchayat and thereby became the dominant actors in the working of the other two institutions of the panchayati raj. The ruler the ruler the ruler poor failed to really get involved in it. Most of them continued to live below poverty line and found little interest in the working of this institution of self-government. The party of the part of the ruler women inadequate opportunities available to them further act as a big hindrance in the way of the working of पंचायती राज। जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों को बेनिफिट होती है, जैसे कि वहाँ पे रूरल में जब हुआ तो वहाँ के जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास बहुत सारे पैसे थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ के लोगों का वोट्स खरीद लिया इलेक्शन के वक्त, और खुद ही जाकर वो इलेक्ट हो गए पंचायत में वो खुद इलेक्शंस जीत गए बाय द मनी, और जिसके वजह से वहाँ पे जो लोग हुए थे उन्हें कभी चांस ही नहीं मिला उधर इन्वॉल्वमेंट होने का, जिसकी वजह से वो बिलो पिवोटी लाइन ही ले गए, और इसके वजह से उनका इंटरेस्ट कभी जागा ही नहीं उस सारी चीज़ों में, और फिर पंचायती राज को अच्छे से फंक्शनिंग होने में इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। स्ट्रक्चर डिफेक्ट्स, ये सारी तो डिफेक्ट्स थी जो कि नोटिस किया गया वर्किंग में, स्ट्रक्चर यानी कि उसके बनाने में। सो स्ट्रक्चर डिफेक्टनेस अगर देखा जाए तो ऑफकोर्स इनएफेक्टिवनेस ऑफ ग्राम सभा, nominated character of the panchayat samitis and jila parishad, lack of adequate powers particularly for the panchayat samitis, lack of trained and efficient staff, excessive governmental interference and control,
economic dependence of the Panchayat Raj institution upon the government, irregular elections, frequent and prolonged supersession of the Panchayati Raj institution, small area of the block, lack of good relations between the Panchayati Raj staff and the rural people, working of Panchayati Raj institution more as governmental agencies and less as popular and public institution. सो कहीं ना कहीं इन सब की वजह से 1959 से 1992 के पीरियड तक बहुत इशू हुए थे एंड फाइनली 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट बनकर आया था रिवैम्पिंग ऑफ पंचायती राज। दैट मीन्स 1992 में एक 73rd अमेंडमेंट एक्ट बनी थी जिसकी वजह से पंचायती राज बहुत अच्छे से काम करने लगी थी और इसे रिवैम्पिंग भी कहा जाता है। मीन्स रिवैम्प यानी कि एक कहीं ना कहीं से वो कहते हैं ना दर्द की दवा मिल गई। सो इसका सॉल्यूशन मिल चुका था और ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट बन के आया था इसका पर्पस सिर्फ इतना था पंचायती राज को एक अच्छे तरीके से काम करवा सके, एक्टिव हो, एफिशिएंट हो और हर चीज़ हर पर्पस वो अच्छे से पूरी कर पाए। सो 73rd अमेंडमेंट एक्ट क्या है और अबाउट लाइक ये भी बहुत एक बड़ा सा चीज़ है क्योंकि इसके में भी कंपोजिशंस हम पढ़ेंगे, फिर रिजर्वेशन पढ़ेंगे, ड्यूरेशन है, सो मेनी थिंग्स आ दिया। सो ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। अभी तक के लिए इतना एंड आई ट्राई कि इफ़ हो सके गेट सम शॉर्ट सा छोटा सा क्वेश्चन और अगर कुछ भी इशू हो सो प्लीज़ कमेंट इट डाउन। आई लव टू रिप्लाई। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।